नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विजय शंखनाद संकल्प रैली की अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस अब फूकेगी राज्य सरकार का पुतला, ऐसा कहना है गणेश गोदियाल का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में उपवास पर नेता बैठेंगे। अब 11 नवंबर को होगी विजय शंखनाद संकल्प रैली। दरअसल ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, कहा गया कि सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रम के दिन सीएम का कार्यक्रम रखा है और कांग्रेस अब 29 नवंबर को गैरसैंण में एक विशाल रैली का आयोजन करने वाली है। विशाल रैली कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी गैरसैंण में। साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में ये रैली निकाली जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गणेश गोदियाल और कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरीश रावत और गणेश गोदियाल की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विजय शंखनाद संकल्प रैली की अनुमति नहीं दी गई। जिस दिन कांग्रेस का कार्यक्रम था उसी दिन सीएम का कार्यक्रम रख दिया गया और अब कांग्रेस जो है वो राज्य सरकार का पुतला फूकेगी, ऐसा कहना है गणेश गोदियाल का। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एक अलग राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। अब 11 नवंबर को विजय शंखनाद संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रम के दिन ही सीएम का कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस अब 29 नवंबर को गैरसैंण में एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी, एक बड़ी रैली निकालेगी और इसमें सीधे तौर पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब 10 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में नेता जो है वो उपवास पर भी बैठेंगे। गणेश गोदियाल ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार विजय शंखनाद संकल्प रैली की अनुमति नहीं दी गई। जिस दिन कांग्रेस रैली निकालने वाली थी उसी दिन सीएम का कार्यक्रम रख दिया गया, ऐसा कहना, ये आरोप इस वक्त कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। हरीश रावत और गणेश गोदियाल की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, जिसके बाद में अब कांग्रेस जो है 29 नवंबर को गैरसैंण में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। विशाल रैली निकालेगी और इसमें कई मुद्दे होंगे, जैसे बेरोजगारी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई हुआ। इन मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस अब नजर आएगी, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने सीधा निशाना साधा है इस वक्त। सामूहिक अवसर है, उनका भाजपाईकरण किया जा रहा है। हम उसकी निंदा करें। यहाँ तक कि हुनर हाट में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो हमारे हुनर को दिखाने के लिए तो नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे भाजपा के बेनूर होते हुए चेहरे को दिखाने के लिए, उसको चमकाने के लिए। और भाजपा ने जिस तरीके से ऐसे ओकेजन्स को अपने लिए उपयोग कर रही है, मुझे शंका है कि स्थापना दिवस का उपयोग भी भाजपा राजनीतिक रूप में करेगी। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप भाजपाईकरण नहीं कर सकते। आप भाजपाईकरण के खिलाफ ऐसे हो सकते। आप फायदा उठाइए, यदि आप हुनर है तो करिए, लेकिन आप भाजपाईकरण न करें। हमारे राज्य में सरकार ने एक अच्छा निर्णय है कि आप सैन्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसका भी भाजपाईकरण हो रहा है। और दुर्भाग्य यह है
कि उसमें गवर्नर को भी पैदल चलाया जा रहा है, उनका भी भाजपाईकरण किया जा रहा है, जबकि उनके सैन्य पृष्ठभूमि पर हमको अभिमान है। बल्कि हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने पद की निष्पक्षता को और राजनीतिक गैर निर्लिप्तता को बनाए रखें। वैसे भाजपा के राज्य में गवर्नर सेंटर के भौगोलिक, मगर हमारे माननीय गवर्नर सैनिक पृष्ठभूमि के हैं, तो वो एक सैनिक जिस तरीके से राजनीति निरपेक्ष होता है, उस स्वभाव को गवर्नर के रूप में भी बनाए रखें। 9 तारीख को अध्यक्ष जी ने पहले ही कार्यक्रम दिया है और उस कार्यक्रम में भी हम गैरसैंण की उपेक्षा के खिलाफ हमने पहले ही तय किया था कि हम पदयात्रा करेंगे। अब उसमें 29 तारीख का एक बड़ा ऐलान हो गया है और ये गैरसैंण में सबसे बड़ी अभी तक की रैली हो। इस अवसर पर जिन सवालों को माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उनके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे भाजपा से कि क्या गैरसैंण में पिछले 5 वर्षों में एक भी निर्माण का कार्य भाजपा ने प्रारंभ किया है? भराड़ीसैंण में या कहीं एक ईंट भी लगी है? कहीं कोई किसी निर्माण कार्य के लिए बुनियाद भी बनाई गई है या बताएं? दूसरी बात हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि 57 करोड़ रुपया जो जिलाधिकारी के पीएलए में डाल दिया गया था सचिवालय निर्माण का, और 500, तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए कि कांग्रेस की जो रैली होने वाली है उसकी अनुमति नहीं मिली है और जिस दिन कांग्रेस की रैली है उसी दिन सीएम का कार्यक्रम रखा गया है और ये तमाम आरोप राज्य सरकार पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज राष्ट्रपति भवन में साल 2020 और 2021 के पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। आज राज्य की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते साल 2020 में पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया जा सका था और इसलिए इस साल दोनों साल के पद्म विजेताओं को एक साथ ही सम्मानित किया गया है। वहीं कुंभ टेस्टिंग घोटाले में मुख्य आरोपी कहे जा रहे शरद पंत और मल्लिका पंत को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसआईटी रविवार को यानी कि संडे रात से छापेमारी कर रही थी और ऐसे में दोनों को किसी भी वक्त हरिद्वार अब लाया जा सकता है। हरिद्वार में ही कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला हुआ था और आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर नगर कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ नलवा लैब और डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन एसएसपी संथिल अबुदई कृष्णराज एस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी किया था।
जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब किसी भी वक्त हरिद्वार इन दोनों को लाया जा सकता है। तो एसआईटी की इस जांच में ये दो बड़ी मछलियां इस वक्त पकड़ी गई। शरद पंत और मल्लिका पंत को अरेस्ट इस वक्त किया गया और अरेस्ट के बाद में अब इन्हें किसी भी वक्त हरिद्वार लाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि एसआईटी के जाल में ये दो बड़ी मछलियां इस वक्त फंस चुकी हैं। दरअसल ये पूरा जब कुंभ हरिद्वार में लगा था तो उस दौरान ये पूरा घोटाला सामने आया था कोरोना टेस्टिंग को लेकर के, और अब इस पूरे मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार अभी किया गया है और अब किसी भी वक्त उन्हें हरिद्वार लाया जा सकता है। कुंभ टेस्टिंग घोटाले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे काफी बड़ी गिरफ्तारी अब तक माना जा रहा है। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि एक बड़े तालाब से दो बड़ी मछलियां अब पकड़ी गई हैं। दो बड़ी मछलियों को पकड़ने के बाद में अब और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। शरद पंत और मल्लिका पंत को अरेस्ट किया जा चुका है। अब इनके साथ साथ उस घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसका खुलासा पूछताछ में किया जाएगा। एसआईटी ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घोटाला हुआ था कोरोना टेस्टिंग को लेकर के, कुंभ के दौरान एक जब बड़ा कुंभ लगा हरिद्वार में और उस दौरान ये घोटाला हुआ और लगातार एसआईटी की जो टीम है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और अब जाकर के दो आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। कुंभ टेस्टिंग घोटाले में ये दो बड़ी गिरफ्तारियां अब की गई हैं। शरद पंत और मल्लिका पंत इन दोनों को गिरफ्तार इस वक्त किया गया है। हालांकि देखना होगा कि अब एसआईटी इनसे किस तरह से पूछताछ करती है और पूछताछ में और किस किस का नाम सामने आता है, क्योंकि मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पार्टनर हैं ये दोनों आरोपी। अब देखना होगा कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में अब और कौन कौन से और किस किस के नाम इस पूरे घोटाले में सामने आते हैं। दरअसल कुंभ टेस्टिंग जो घोटाला है उसमें इन दोनों को मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, जिन्हें अब पुलिस ने एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। और दोनों को आपको बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों को उनका जो घर दिल्ली में है वहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एसआईटी की जो टीम है वो रविवार रात से ही लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब इनसे हरिद्वार किसी भी वक्त लाया जा सकता है। दरअसल हरिद्वार में जो कुंभ लगा था उस दौरान कोरोना टेस्टिंग की बात कही गई थी और कोरोना टेस्टिंग में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद अब एसआईटी इन दोनों पर लगातार नजर बनाए हुए थी और रविवार रात से छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली में उनके घर से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब एसआईटी जो है इन दोनों ही आरोपियों से, शरद पंत और मल्लिका पंत दोनों ही आरोपियों से अब पूछताछ करेगी और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ नए खुलासे एसआईटी के द्वारा किए जाते हैं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदीप जैन, सीधा उनका रुख करते हैं। सुदीप, जिस तरीके से ये जो पूरा घोटाला सामने आया था कोरोना टेस्टिंग को लेकर के, अब इसमें जांच हुई, एसआईटी की टीम गठित हुई और टीम लगातार रविवार से छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद अब दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अपडेट्स और ताजा जानकारी आपके पास? रूप में सामने आए कि फर्जी लोगों के जिनके नाम पते आधार फर्जी रूप से लगाकर फर्जी टेस्टिंग दिखाई गई। जांच में बहुत तेजी लाने के नाम पर कि तेजी से हम जांच कर रहे हैं। जब शिकायत शुरू हुई, विवेचना शुरू हुई तो पता लगा है बहुत बड़ा घोटाला है। 19 जून को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और मैक्स हेल्थ केयर करके जो ये एक फार्मा है जिसके मालिक शरद पंत और पत्नी मल्लिका पंत अरेस्ट हुए हैं, ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत साउंड है और इनकी भाजपा में अच्छी पृष्ठभूमि भी बताई जाती है। तो घोटाले के बाद से ही पहले दिन से सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन बड़े लोगों पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है। लिहाजा एसआईटी ने कल देर रात इन्हें अरेस्ट कर लिया है। इन्हें हरिद्वार लाया जा रहा है रास्ते में, जहां इनको कोर्ट के समक्ष पेश करके जेल भेजा जाएगा। यही कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिस कंपनी ने कोविड की जांचें कोविड कुंभ के कार्यकाल में की हैं। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। जी सुदीप, अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद में क्या और भी नाम इस घोटाले से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं? बनाए हैं पुलिस ने और अब इनसे पुलिस और पूछताछ करेगी। इनसे मिलने वाले बयानों के आधार पर जिन अन्य लोगों के नाम आएंगे उनको भी विवेचना में शामिल करेगी। उनकी अरेस्टिंग संभव है तो अरेस्टिंग, अन्यथा पूछताछ आवश्यक हुई तो पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ये कुंभ का जो कोविड घोटाला है, ये सरकार की, भाजपा सरकार की भी छवि पर दाग था।
उस वक्त मुख्यमंत्री भी बदले थे, तीरथ सिंह रावत को कमान मिली थी और उन्होंने कुंभ को ही टारगेट किया था। तो भाजपा इसे अपनी छवि से भी जोड़कर देख रही है। जी, तो यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से अब आगामी चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को एकदम साफ सुथरा करने की कोशिश में और जद्दोजहद में लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा के जो ये कोविड कुंभ घोटाला, जो जांच का घोटाला था, इस पर कांग्रेस सदैव हमलावर रही है। चुनाव का वक्त भी करीब है और एसआईटी जांच चूक चल रही है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि उसके कार्यकाल में यदि कुछ गलत हुआ तो उसमें उसने जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 7 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसके अलावा कई बड़े नेता वर्चुअल रूप से इस बैठक में जुड़े। बैठक के दौरान उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां पर अगले साल यानी कि 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं उत्तराखंड को लेकर विशेष रणनीति भी बनाई गई है और इसके अलावा क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए गए, देखिए ये रिपोर्ट। करीब 6 घंटे चली बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 13 टॉप लीडरों ने भाग लिया। बैठक का मेन फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहा। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनावी रोड मैप को रखा, तो वहीं मीटिंग में ये तय किया गया कि पार्टी उन 1.5 दर्जन सीटों पर विशेष फोकस रखेगी जहां से 2017 में पार्टी को हार मिली थी। प्रवासी वोटर्स पर भी पार्टी विशेष फोकस रखेगी। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में प्रवासियों की अधिक संख्या को देखते हुए चुनाव में इन प्रदेशों के पार्टी नेताओं को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया। देखिए, जो हमारा दायित्व है वो तो पूरा है, लेकिन हम लोगों ने जो रणनीति बनाई उस रणनीति के अनुसार कुछ विधानसभा हमने चिन्हित किए। उन विधानसभाओं में अलग से प्रत्येक विधानसभा के लिए एक इंचार्ज जो बाहर से आएंगे, वो हम विशेष रूप से जो विधानसभा हमारी हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं, हमने विधानसभाओं को कैटेगरी पे बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में विकास के ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं पर काम हुआ है और ऐसी योजनाएं जिनके बारे में कभी कोई हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो सारी योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतर रही है और उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को चाहे कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में लगातार सहयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों आपदा के समय में जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ हेलीकॉप्टर भेजे, लोगों की जान बचाई, लगातार राहत कार्यों की समीक्षा की, लगातार जानकारी ली और उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका विशेष स्नेह है, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया कि वो उत्तराखंड के प्रति लगातार संवेदनशील रहकर यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और हमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में तय किया गया कि इसी महीने 10 नवंबर से उत्तराखंड में पार्टी महासंपर्क अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा होगा, तो शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी उत्तराखंड आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उत्तराखंड में अब की बार 60 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। युवा मुख्यमंत्री 60+ के नारे के साथ इतरा रही भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने इंटरनल सर्वे में घटती सीटों की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन चुनाव में उसकी बदली रही रणनीति ये साफ तौर पर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं और ना ही वो कोई चूक चाहती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ विभिन्न पड़ावों पर भक्तों को दर्शन देने के बाद सोमवार को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगे।
शीतकाल के 6 महीने तक यहीं पर भोले बाबा की नित्य पूजा संपन्न की जाएंगी। और वहीं रविवार को बाबा केदार की उत्सव डोली रामपुर से प्रस्थान कर अपने दूसरे पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंची, जहां भक्तों ने फूल से उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें, जहां पर अब आज ओंकारेश्वर मंदिरों की पीठ में विराजमान होंगे बाबा केदार। बहुत सारा उत्साह सभी श्रद्धालु, तीर्थ यात्रियों और भक्तों में देखने को मिल रहा है। मैं इस समय गुप्त काशी में हूँ, जहाँ पे छोटा केदार के रूप में बाबा विश्वनाथ जी प्रसिद्ध हैं, स्थापित हैं, यहाँ पे अवस्थित हैं। और कुछ ही देर बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों तीर्थ यात्रियों और भक्तों को और श्रद्धालुओं के साथ गुप्त काशी में आएगी। भगवान विश्वनाथ जो मंदिर है, जिसे छोटा केदार कहा जाता है, वहाँ पे वो प्रवास करेगी। और शाम को यहाँ पे जैसे ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली पहुंचेगी, चल विग्रह उत्सव डोली पहुंचेगी, तो हजारों की जो तादाद है गुप्त काशी में, वो इंतजार में है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबर दोपहर।